आज की ये कहानी जरा दिल थाम कर सुने कि जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बेवा औरत थी जिसकी 7 बेटियां थीं और सब बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था और सातों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां बहुत नेक थीं। उस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उसकी जिंदगी में मुसीबत उस वक्त आई जब उस बूढ़ी मां की 4 बड़ी बेटियां प्रेग्नेंट हो गईं। और चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि आखिर यह हुआ कैसे। और जब आपके सामने इस कहानी की हकीकत खुलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। वह कहानी यह है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? उस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम उसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वह सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले में बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बता दूं तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? यह औरत सबके सामने ने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। यहां पर मौजूद सारे आदमी काबिले भरोसा हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठकर खड़ा हुआ और हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बात बता सके। फिर 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया है। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई दुखी औरत हो और उसके दुख के बारे जानकर उसके दुखों का इलाज ना किया जाए। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं मालदार लोगों के घरों में जाकर काम करती हूं। उन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है और जो काम के पैसे मिलते हैं उसी से अपना घर चलाती हूं। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की कि मैं ऐसी गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रही हूं। मेरी 7 बाहया बेटियां हैं, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर हैरान हो गई कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर यह हामला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने गलतकारी की है और यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। मैंने कभी किसी के साथ बदकरी नहीं की, मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। तो फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, मुझे यकीन हो गया, क्योंकि उसको शुरू से मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही थी। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, मैंने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसके कुछ माह बाद मेरी छोटी बेटी जामला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी यह बेटी भी प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है, और मैं सोच रही थी कि मेरे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा, या अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी हामला हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी, वह भी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। उस दुखी मां का यह वाकया सुनकर बादशाह ने कहा कि आप यह कैसा वाकया सुना रही हैं। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कुछ पता नहीं चल सका। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, आप बोल रही हैं कि चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। आपको तो उसी वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी।
अगर आप उस वक्त यह बात बताती तो आपकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। जब बात आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई है तो आप अब बता रही हैं। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूं। मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब आप घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो और कोई दरिंदा इंसान की शक्ल में गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गया और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फारिग हुआ तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाया तो वह पूछता है कि वह बूढ़ी औरत क्या बताई है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा गुनाह कर रहे हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत उस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कौन है जो उस औरत के पीछे पड़ गया है, और वह दरिंदे शख्स इतना आगे बढ़ चुका है कि वह उस बेवा औरत की 4 बेटियों को उसने हमला कर चुका है और 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी अभी हमल से है। उस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि उस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। उसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। फिर वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कहता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आता है। उसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर चला गया। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। फिर वजीर उस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हैं, उस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे, इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। उसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला गया और बकरी को वहीं बांध दिया। फिर उस घर से बाहर चला गया। वजीर जाते हुए उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर ने 2 सिपाहियों को बोल दिया कि उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास ही रहना। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को सारा समझा दिया कि घर में ऐसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने कोई जाल बिछाया है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला गया। बादशाह उसी बात को लेकर काफी परेशान था। बादशाह ने वजीर से कहा कि उस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि हां बादशाह सलामत। वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी। जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़कर उसको सजा ना दे दूं तब तक सो नहीं सकता। जब आधी रात गुजर गई तो वह शख्स घर की छत पर आता है तो बकरी उसे देखकर चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपे हुए थे उन लोगों को बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया। बाकी बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब है कि घर में कोई आया है। उसके बाद सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में देखा कि सब जागे हुए हैं तो वह पीछे की तरफ भागने लगा और पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लिए। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेट रखा था ताकि कोई पहचान ना सके। जब उन सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गईं। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने के बल बादशाह के सामने बैठा हुआ था और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। वह बूढ़ी औरत और उसकी सातों बेटियां भी जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम, बादशाह सलामत, वजीर, बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटी सब वहां पर मौजूद थे। बादशाह सलामत उन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों के साथ गलत हरकत की। जब उसके चेहरे से नकाब हटाया गया
तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारी और बोली कि ऐ दरिंदे, इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं। ये तेरे सगे भाई की बेटियां हैं और तुमने ऐसी गंदी हरकतें की। जो चचा होता है वह बाप के बराबर होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है, कोई गैर होता तो हम समझते, तुम सगे चचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? उनके बाप इस दुनिया से चले गए और बाप के जाने के बाद चचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल रखता, उनके लिए रिश्तों की फिक्र करनी चाहिए थी, और तुम ही दरिंदे बन गए। उसके बाद वह शख्स कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चचा हूं, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख दिया और कहा कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे और वह बताया कि ए बादशाह, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटी हुई और उसके सर पर बहुत जिम्मेदारी आ गई, तो मेरे भाई का ध्यान मुझसे कम हो गया और अपने घर वालों पर तवज्जो ज्यादा हो गई। फिर वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई। भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। उसके बाद मेरा भाई का इंतकाल हो गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी जवान हुई तो उसके खूबसूरत होने की वजह से मेरा दिल उस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा था कि मेरी खूबसूरत भतीजी बाहर चली जाएंगी, इसीलिए मैं खुद ही उनके साथ यह गलत हरकत कर लेता हूं। उसके बाद मैं एक हकीम के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे खाने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। फिर मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ गया। भाभी और उसकी बेटियों को जारी बूटियां किसी तरह देता। उनको खाने के बाद वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैं गलत हरकत करना चाहता था करता था। फिर उसको उसी हालत में छोड़कर चल जाता था जिस हालत में वह पहले होती थी। उसके बाद मैं घर वापस आ जाता और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उसको मालूम भी नहीं होता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन जब आखिरी बार गया तो छत पर बकरी को देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया और मैं यह ना समझ सका कि यह जाल मेरे लिए बिछाया गया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। उसके बाद जब वह शख्स अपने सारे गुनाह इकरार कर लिया तो बादशाह सलामत ने वजीर को इशारा किया। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर तन से अलग कर दिया। इस तरह उस दरिंदे शख्स को यानी उस जालिम चचा को सजा दी गई। फिर बादशाह सलामत उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को इस हारकर और दुख से बचाया जा सकता था। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां मैं दिलवाऊंगा जिनकी यह हकदार है। फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से उन 4 लड़कियों की शादी करवा दिया और बहुत सारा माल और दौलत भी साथ में दिया। उसके बाद वह बूढ़ी औरत बादशाह का शुक्रिया अदा की बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर निकाह करवा दूंगा। यह वाकया एक इंसाफ पसंद बादशाह का था और एक ऐसे दरिंदे चचा की कहानी थी जो चचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिला कि अगर किसी पर किसी तरह का कोई भी जुल्म हो रहा हो, मजलूम को उस जुल्म पर खामोश रहने के बजाय हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली सबसे पहले आपके पास बशक्ले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।